बस एक बिल्कुल आम सा दिन था। होटल के कोने में लगी कुर्सी पर वह आदमी हमेशा की तरह बैठा था। सामने खुली कॉपी, बिखरे हुए बिल और उबलती चाय की भाप जो धीरे धीरे कमरे की हवा में घुल रही थी। बाहर सड़क पर ट्रैफिक की हल्की आवाज, अंदर ग्राहकों की धीमी बातचीत, सब कुछ नॉर्मल था, रूटीन था, जैसे रोज होता है वैसे ही। कोई एक्स्ट्रा टेंशन नहीं, कोई खतरे का एहसास नहीं। उस मोमेंट में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही सुकून भरा सीन कुछ ही सेकंड में एक क्राइम सीन में बदलने वाला है। दरवाजा खुला, 4 नौजवान अंदर दाखिल हुए। उनकी चाल में हड़बड़ी नहीं थी, पर स्पीड थी, चेहरों पर सख्ती थी और आंखों में एक अजीब सी ठंडक। वे सीधे अंदर बढ़े। किसी ने सोचा होगा कि शायद ग्राहक हैं, लेकिन अगले ही पल पूरा माहौल फ्रीज हो गया। उनमें से एक ने कमर से हथियार निकाला। कोई वार्निंग नहीं, कोई बहस नहीं, सीधे निशाना और ट्रिगर दब गया। पहली गोली की आवाज ने होटल की दीवारों को हिला दिया, फिर दूसरी, फिर तीसरी। देखते ही देखते 9 गोलियां उसके शरीर में उतर चुकी थी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि लोग समझ ही नहीं पाए कि अभी हुआ क्या है। होटल में अफरा तफरी मच गई, कुर्सियां गिर गईं, लोग जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागे। कोई नीचे झुक गया, कोई काउंटर के पीछे छिप गया। और वे चारों जिस ठंडे कॉन्फिडेंस के साथ आए थे, उसी कंट्रोल के साथ बाहर निकल गए। न भाग दौड़, न घबराहट, जैसे यह सब पहले से प्लान था। घायल आदमी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन थिएटर में हर पॉसिबल कोशिश की, लेकिन जिंदगी ने उसका साथ छोड़ दिया। कुछ ही देर में वह हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। उसका नाम था स्माइल इब्राहिम पार्कर, अंडरवर्ल्ड की चर्चित शख्सियत हसीना पार्कर का पति। और उससे भी बड़ा फैक्ट, वह दाऊद इब्राहिम का सगा बहनोई था। अब यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर उसे क्यों मारा गया? क्या यह सिर्फ पर्सनल दुश्मनी थी या फिर अंडरवर्ल्ड के रूल्स अब बदल चुके थे? क्या अब रिश्ते, खून और परिवार भी पावर गेम में सेफ नहीं रहे थे? यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक मैसेज था, एक सिग्नल कि सिस्टम के अंदर कुछ शिफ्ट हो चुका है। जो लोग क्राइम वर्ल्ड से दूर थे, जो बस अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीना चाहते थे, वे भी अब टारगेट बन सकते थे। और यही इस कहानी का सबसे डरावना पहलू था। दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम दुबई में बैठा था। उसका वहां जाना कोई घबराहट में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक कैलकुलेटेड मूव था। वहां से वह पूरी प्लानिंग के साथ अपना नेटवर्क ऑपरेट करता था। कभी अपने खास लोगों को भेजकर काम करवा देता, कभी इंटेलिजेंस इनपुट पुलिस तक पहुंचा देता ताकि इनकाउंटर में रास्ता साफ हो जाए। वह खुद सामने रेयरली आता था, पर उसका कंट्रोल हर जगह महसूस होता था। उसका माइंडसेट साफ था, पावर दूर से भी मेंटेन की जा सकती है, बस सिस्टम पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। तो क्या स्माइल पार्कर की मौत सिर्फ एक वार्निंग थी या आने वाले बड़े तूफान की शुरुआत? क्या यह सिर्फ एक एपिसोड था या पूरे अंडरवर्ल्ड सेटअप के रीअलाइनमेंट का पहला स्टेप? मुंबई की गलियों में अब खामोशी नहीं थी, हवा में एक अलग तरह का प्रेशर था। लोग समझ रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। अगर उस दौर में किसी गैंग ने दाऊद को खुली चुनौती देने की हिम्मत दिखाई थी, तो वह था BRA गैंग। बाबू रेशम, रामा नायक और अरुण गवली। 3 नाम, 3 अलग ताकतें, लेकिन एक शेयर्ड एम्बिशन। इन तीनों ने मिलकर ऐसा नेटवर्क खड़ा किया था जिसने अंडरवर्ल्ड के पावर बैलेंस को हिला दिया। अगर हालात थोड़े अलग होते तो आज कहानी किसी और नाम की होती। इनमें सबसे इंटरेस्टिंग चेहरा था अरुण गवली। वह खुद फ्रंट पर प्लानिंग कम करता था, पर सही समय पर सही अलायंस बना लेना उसे आता था। उसकी स्ट्रेंथ थी टाइमिंग और लॉयल्टी बिल्ड करने की कैपेसिटी। वहीं रामा नायक को गैंग का मास्टरमाइंड माना जाता था। बड़े डिसीजन, मेजर अटैक, हर बड़ी डील उसके दिमाग से निकलती थी। जब तक रामा जिंदा रहा, गवली उसकी शैडो में ऑपरेट करता रहा, वफादार भी और भीतर से एम्बिशियस भी। उधर दाऊद की साइड पर छोटा राजन जैसे शार्प दिमाग काम कर रहे थे। ऐसे में BRA गैंग का टिके रहना आसान नहीं था। धीरे धीरे इक्वेशन बदलती गई। सबसे पहले बाबू रेशम को रास्ते से हटाया गया। पुलिस लॉकअप के अंदर विजय उत्तेकर के हाथों उसकी हत्या करवाई गई। फिर रामा नायक एक एनकाउंटर में खत्म कर दिया गया। अब मैदान में अकेला बचा था अरुण गवली। अब मुंबई की अंडरवर्ल्ड स्टोरी सिमटकर 2 नामों पर आ चुकी थी, दाऊद इब्राहिम और अरुण गवली। दाऊद का ऑब्जेक्टिव साफ था, गवली के नेटवर्क को जड़ से खत्म करना। लेकिन गवली ने पीछे हटने के बजाय अपनी ताकत और सपोर्ट बेस को और मजबूत किया। ताड़देव की तुलसीवाड़ी, भाई खला की दगड़ी चाल
और पायधुन उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुके थे। वहां मराठी लड़कों की ऐसी टीम तैयार थी जो उसके नाम पर जान देने को रेडी रहती थी। वही उसकी सबसे बड़ी ढाल थी। गवली का सफर अचानक शुरू नहीं हुआ था। कभी वह कांजूर मार्ग की एक कंपनी में मजदूरी करता था। वहीं उसने ऐसे कॉन्टैक्ट्स बनाए जो बाद में उसके अंडरवर्ल्ड एंट्री का फाउंडेशन बने। जब उसने अपना गैंग खड़ा किया तो उसके पास पहले से लॉयल्टी वाला नेटवर्क मौजूद था। सदा पावले, जिसे लोग सदा मामा कहते थे, उसका ट्रस्टेड साथी था। अशोक जोशी गैंग का स्ट्रेटेजिस्ट था जो हर ऑपरेशन की प्लानिंग में इन्वॉल्व्ड रहता था। और अब मुंबई की सड़कों पर एक नई जंग की आहट साफ सुनाई दे रही थी। एक तरफ इंटरनेशनल लेवल का नेटवर्क, दूसरी तरफ लोकल लॉयल्टी और ग्राउंड सपोर्ट। सवाल सिर्फ इतना था, इस पावर क्लैश में अगला कदम कौन उठाएगा और किसकी चाल सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली है। अगर आप इस सच्ची कहानी की हर परत समझना चाहते हैं तो इस जर्नी का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे जो खुलने वाला है वह सिर्फ एक गैंगवार नहीं बल्कि पूरे अंडरवर्ल्ड के कंट्रोल की लड़ाई है। और असली खेल अभी शुरू हुआ है। गवली के सर्कल में सिर्फ 2-4 लोग नहीं थे। उसके आसपास एक पूरा कोर ग्रुप तैयार हो चुका था। गणेश तंदेल, जिसे लोग वकील के नाम से जानते थे, राजू मिराशी, सुनील घाटे, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये उसके नेटवर्क के मजबूत पिलर थे। हर किसी की अपनी रोल क्लैरिटी थी। कोई प्लानिंग संभालता, कोई एग्जीक्यूशन, कोई ग्राउंड लेवल कोऑर्डिनेशन। यह टीम सिर्फ इलाके पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए नहीं थी, यह खुली चुनौती थी, सीधी टक्कर। टारगेट साफ था, दाऊद इब्राहिम की पावर स्ट्रक्चर को हिलाना। मुंबई अब 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ दाऊद का डर, जो सालों से लोगों के दिमाग में बैठा था। दूसरी तरफ भाई खला की दगड़ी चाल से उठता गवली का कॉन्फिडेंस। जब डर और हिम्मत आमने सामने खड़े होते हैं तो शहर गवाह बनता है, और मुंबई गवाह बनने जा रही थी। इसी बीच गवली का सेटअप और भी खतरनाक हो चुका था। उसकी टीम अब सिर्फ मराठी युवकों तक सीमित नहीं रही। उसने अपने नेटवर्क में 2 ऐसे शूटर शामिल किए जिनका नाम सुनते ही अंडरवर्ल्ड में सन्नाटा फैल जाता था। राजू फिल्म और पॉल न्यूमैन। नाम सुनकर अगर किसी को हॉलीवुड स्टार की याद आए तो यह सिर्फ संयोग था। असली पॉल न्यूमैन गोवा से काम की तलाश में मुंबई आया था, लेकिन शहर के डार्क नेटवर्क ने उसे अलग रास्ते पर धकेल दिया। सर्वाइवल धीरे धीरे प्रोफेशन बन गया, और प्रोफेशन बन गया शूटिंग। उसके लिए आदेश ही कानून था, ट्रिगर दबाना ही जवाब था। सामने जो भी हो, बचने का चांस लगभग खत्म। उसकी आंखों में ठंडापन था, निशाना क्लिनिकल था। गवली के लिए वह सिर्फ शूटर नहीं, एक रिलायबल वेपन था। और यही चीज दाऊद कैंप के लिए सबसे बड़ी चिंता बन रही थी। लेकिन सवाल सीधा था, इतनी बड़ी गैंग, इतना बड़ा ऑपरेशन, इतने लोग, पैसा कहां से आएगा? अंडरवर्ल्ड का सबसे कड़वा सच यही है कि बिना फंड के कोई भी एम्पायर ज्यादा दिन नहीं टिकता। दूसरी तरफ दाऊद दुबई में बैठा था, पर उसकी पकड़ मुंबई से आने वाले पैसों पर टिकी थी। एक्सटॉर्शन, कलेक्शन, बिजनेस कट, पूरा सिस्टम स्ट्रक्चर्ड था, और इस सिस्टम को जमीन पर जिंदा रखते थे उसके खास आदमी। गवली ने कैलकुलेशन साफ कर ली। अगर दाऊद को सीधा नहीं गिरा सकते तो उसके सपोर्ट सिस्टम को तोड़ो। उसकी नजर जाकर टिक गई एक नाम पर, सतीश राजे, डी कंपनी का भरोसेमंद चेहरा। कलेक्शन से लेकर ग्राउंड लेवल इंटिमिडेशन तक वह दाऊद के नेटवर्क की नसों में दौड़ता खून था। अगर वह गिरता तो इंपैक्ट सीधा दुबई तक जाता। एक शाम सिगरेट का धुआं हवा में घुलता रहा और डिसीजन ले लिया गया। राजे ज्यादा ऊपर उड़ रहा है, अब इसे नीचे लाना होगा। आदेश सिंपल था, मैसेज बड़ा। ऑपरेशन शुरू हो चुका था। गवली के सबसे ट्रस्टेड शूटर्स को असाइनमेंट मिला। अब सतीश राजे की जिंदगी रूटीन नहीं, सर्वेलेंस बन चुकी थी। वह कब घर से निकलता है, कौन सी गाड़ी यूज करता है, किन रास्तों से जाता है, किससे मिलता है, कितनी सिक्योरिटी रहती है, हर डिटेल साइलेंटली कलेक्ट की जा रही थी, जैसे कोई इनविजिबल कैमरा उसकी हर सांस रिकॉर्ड कर रहा हो। उधर सतीश राजे भी अनजान नहीं था। उसे महसूस हो चुका था कि हवा बदल रही है। उसने एक शाम अपने करीबी से कहा था, अब गोली कहीं से भी आ सकती है, पुलिस की या दुश्मन की। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं हर तरफ से टारगेट हूं। यह डर नहीं था, यह अवेयरनेस थी। अंडरवर्ल्ड के पुराने खिलाड़ी जानते हैं, जब प्रेशर बढ़ता है तो अटैक दूर नहीं होता,
दाऊद के दुबई शिफ्ट होने के बाद ग्राउंड पर उसके लोगों पर खतरा और ज्यादा बढ़ गया था। सिर्फ गवली ही नहीं, पठान गैंग, हाजी मस्तान के पुराने नेटवर्क से जुड़े लोग और छोटे छोटे नए गैंग भी डी कंपनी के चेहरों की तलाश में थे। हर कोई पावर वैक्यूम का फायदा उठाना चाहता था, हर कोई अपना हिस्सा चाहता था। चैम्बूर के इलाके में दो नाम बार बार सुनाई दे रहे थे, वासु दादा और अब्दुल कुंजू। दोनों इंतजार में थे, सही मौके के, सही चूक के। मुंबई का माहौल फिर बारूद जैसा हो चुका था। सबको अंदाजा था अगला खून दूर नहीं, लेकिन सतीश कोई रुकी नहीं था। वह अंडरवर्ल्ड के अनरिटन रूल्स समझता था। सफाया कैसे होता है यह उसे किताब पढ़कर नहीं, ग्राउंड एक्सपीरियंस से पता था। पहले टारगेट की डेली हैबिट मैप की जाती है, फिर रूटीन में लूप होल खोजा जाता है, फिर तय होता है सही दिन सही समय। सिग्नल मिलते ही गाड़ी को ओवरटेक करना, गोलियां बरसाना और हवा की तरह गायब हो जाना। सालों से यही पैटर्न चलता आया था, तेज, प्रिसाइज, निर्मम। अब उसी पैटर्न का अगला चैप्टर लिखने की तैयारी थी। सतीश अपनी खास कार में चलता था, काले शीशों के पीछे पिछली सीट पर बैठा हुआ, दोनों तरफ बॉडीगार्ड्स, बाहर की दुनिया से कटा हुआ, खुद को सिक्योर समझते हुए। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। सुरक्षा का यह घेरा दरअसल उसे प्रेडिक्टेबल बना रहा था। मौत अक्सर शोर मचाकर नहीं आती, वह परछाई बनकर साथ चलती है, और इस बार परछाई पहले से ज्यादा करीब थी। गवली के शूटर्स रेडी थे, निगाहें टिकी हुई थी, बस सही मोमेंट का इंतजार था। और जब अंडरवर्ल्ड में इंतजार खत्म होता है, तब सिर्फ गोलियों की आवाज सुनाई देती है। 21 नवंबर 1988 तारीख तय हो चुकी थी। अरुण गवली ने उसी दिन को चुना। सतीश राजे अपने परेल वाले अड्डे से रोज की तरह निकला। वही गाड़ी, वही रूटीन, वही भरोसा कि सिक्योरिटी काफी है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर उसका आखिरी सफर साबित होने वाला है। दूसरी तरफ शूटर्स पहले से पोजीशन में थे। स्पॉट चुना गया था, नागपाड़ा चौराहा, भीड़भाड़ वाला इलाका, लेकिन अटैक के लिए परफेक्ट चौक पॉइंट। बस सही मोमेंट का इंतजार। जैसे ही सतीश की कार इंटरसेक्शन के पास पहुंची, दो गाड़ियां अचानक आगे आकर अटक गईं। ड्राइवर रिएक्शन देता, उससे पहले पूरा सीन कैओस में बदल चुका था। शीशे चकनाचूर हो गए। 3 हमलावर हथौड़ों और हथियारों के साथ तेजी से कार की तरफ बढ़े। पॉल न्यूमैन ने एक नजर में टारगेट कंफर्म किया, बिना हिचकिचाहट पिस्तौल निकाली, और फिर गोलियों की बारिश शुरू हो गई। तेज, लगातार, बेकाबू फायरिंग। कार कुछ ही सेकंड में गोलियों से छलनी हो चुकी थी। सतीश राजे को 9 गोलियां लगीं। उसके साथ बैठे तीनों बॉडीगार्ड भी वहीं ढेर हो गए। पूरा ऑपरेशन 1 मिनट से भी कम में खत्म। हमलावर उसी तेजी से गायब जैसे आए थे। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह खुला ऐलान था, पावर शिफ्ट का अनाउंसमेंट। गवली ने डी कंपनी के मजबूत स्तंभ को गिराकर सीधा दाऊद को चोट पहुंचाई थी। लेकिन अंडरवर्ल्ड की लड़ाई कभी एक वार पर खत्म नहीं होती। जवाब आना तय था। दुबई में बैठा दाऊद इब्राहिम आकबबूला था। आदेश साफ था। छोटा राजन को मैसेज मिला, गवली को कीमत चुकानी होगी, और वह भी ऐसी कि पूरी दगड़ी चाल हिल जाए। छोटा राजन ने देरी नहीं की। उसने गवली गैंग के की लोगों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी। उसे एक ऐसा नाम चाहिए था जो सिर्फ बॉडी काउंट ना हो, बल्कि बैकबोन तोड़ दे। और जल्दी ही एक नाम टॉप पर आया, अशोक जोशी। अशोक जोशी कोई ऑर्डिनरी सदस्य नहीं था। वह गवली का सलाहकार था, स्ट्रेटेजिस्ट था। हर बड़े डिसीजन से पहले उसकी राय ली जाती थी। अगर गवली हार्ट था तो जोशी दिमाग था। राजन ने अपने लोगों से कहा, दिमाग हटाओ, शरीर खुद गिर जाएगा। स्ट्रैटेजी क्लियर थी। अब बस सही जगह और सही वक्त चुनना था। शहर में टेंशन फिर बढ़ने लगी। एक और खूनी दौर दरवाजे पर था, जहां एक आदमी का गिरना पूरे बैलेंस को बदल सकता था। इसी बीच छोटा राजन ने एक ऐसा कदम उठाया जो प्योर साइकोलॉजिकल गेम था। उसने सीधे जोशी की ढाल में सेंध लगाई, उसके अपने ड्राइवर श्याम सुंदर नायर के जरिए। पैसों की गड्डियां दिखाई गईं। मैसेज सिंपल था, बस खबर देना, बाकी काम हमारा। नोटों की चमक ने वफादारी को कमजोर कर दिया। अब जोशी की हर मूवमेंट, हर ट्रैवल प्लान, हर रूट की जानकारी राजन तक पहुंचने लगी। 3 दिसंबर 1988, मुंबई की ठंडी शाम। अशोक जोशी अपने ड्राइवर और 3 साथियों के साथ पुणे के लिए निकला। उसे अंदाजा नहीं था कि इस सफर में उसकी किस्मत साथ नहीं देगी। पीछे पीछे 2 कारें चल रही थी, उनमें 15 हथियारबंद लोग बैठे थे। सबकी नजर एक ही टारगेट पर थी,
सबसे खतरनाक फैक्ट यह था कि जोशी को अपने ही ड्राइवर पर शक नहीं था। हर मोड़, हर सिग्नल, हर स्लो डाउन, सब कंट्रोल्ड था। छोटा राजन खुद इस ऑपरेशन को लीड कर रहा था। दाऊद के इशारे पर वह अपने तिलक नगर वाले ठिकाने से निकला। साथ था उसका भरोसेमंद साथी सौत्या। तैयारी इस बार पूरी थी। AK-56 तैयार, 15 हैंड ग्रेनेड रेडी। यह सिर्फ हमला नहीं था, यह मैसेज डिलीवरी था। कुछ ही देर में विरार का गजेंद्र ठाकुर, जिसे भाई ठाकुर के नाम से जाना जाता था, भी इस काफिले में शामिल हो गया। अब 5 गाड़ियों का कॉन्वॉय बन चुका था। रात का सफर, आगे हाईवे और टारगेट अशोक जोशी। जोशी कार की पिछली सीट पर बैठा फोन पर बात कर रहा था। उसे एहसास नहीं था कि खतरा पीछे नहीं, बिल्कुल पास बैठा है। ड्राइवर की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने मन ही मन सोचा, बस कुछ मिनट और। पनवेल के पास ट्रैप तैयार था। जैसे ही जोशी की कार उस हिस्से में पहुंची, चारों तरफ से गाड़ियां आकर रुक गईं। रास्ता ब्लॉक, एस्केप जीरो, सौतिया ने ठंडे अंदाज में कहा। अब कहां जाएगा? उसी पल जोशी को सब समझ में आ गया। उसने ड्राइवर की आंखों में देखा, धोखा साफ दिख रहा था। तूने दगा दी, उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। श्याम चुप रहा, बस स्पीड धीमी कर दी। जोशी ने सेकंड गंवाया नहीं, पिस्तौल निकाली। एक ही गोली, ड्राइवर की वही मौत। खून सीटों पर फैल गया, लेकिन गेम खत्म नहीं हुआ था। असली हमला अब शुरू हुआ। चारों तरफ से गोलियां चलने लगी, ताबड़तोड़ फायरिंग। जोशी के बॉडीगार्ड जवाब देने की कोशिश करते थे, पर हमलावरों की संख्या ज्यादा थी। हथियार भारी थे, प्लानिंग सटीक थी। एक एक कर उसके साथी गिरते गए, और उसी गोलियों की गूंज में मुंबई की अंडरवर्ल्ड कहानी एक और खूनी मोड़ की तरफ बढ़ चुकी थी। आगे जो होने वाला था, वह इस जंग को और भी निर्दयी बना देने वाला था। अशोक जोशी ने आखिरी कोशिश की। उसने जवाबी फायर किया, पर दूरी इतनी कम थी और हमला इतना कोऑर्डिनेटेड कि बचने की गुंजाइश लगभग खत्म थी। कुछ ही सेकंड में सब शांत हो गया। गोलियों की आवाज थमी, धुआं हवा में घुला। छोटा राजन ने दूर से हाथ उठाकर सिग्नल दिया, काम पूरा। और फिर वह काफिला रात के अंधेरे में ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। पीछे बची बारूद की गंध और सड़क पर फैला खून। मुंबई ने एक और बदला देख लिया था, लेकिन यह अंत नहीं था, यह एस्केलेशन था। अब अंडरवर्ल्ड की यह जंग खुली खूनी लड़ाई में बदल चुकी थी। शहर के लोग दरवाजे बंद करके सोते थे, पर नींद किसी की पूरी नहीं होती थी। हर सुबह एक डर लेकर आती, आज किसका नंबर है? बिल्डर, व्यापारी, सपोर्टर। हर कैटेगरी की अपनी लिस्ट थी। जिस नाम पर उंगली टिकती, उसका गेम खत्म। सबसे खतरनाक बात यह थी कि सिस्टम लगभग स्पेक्टेटर बना हुआ था। पुलिस और प्रशासन को लगता था कि अपराधी एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, तो उन्हें क्यों बीच में पड़ना चाहिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बदल रही थी। यह लड़ाई अब सिर्फ गैंग वर्सेस गैंग नहीं रही। आम लोग भी क्रॉस फायर में आने लगे थे। कोलैटरल डैमेज बढ़ रहा था। एक समय अंडरवर्ल्ड का अनराइटन रूल था, परिवार को नहीं छूना। दुश्मनी सीधे टारगेट तक सीमित रहेगी। मगर वह लाइन भी मिट चुकी थी। अब बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने का माइंडसेट बन चुका था। चाहे सामने दुश्मन हो या उसका घर, कोई गारंटी नहीं थी। मुंबई पर डर का साया पहले कभी इतना गहरा नहीं था। दाऊद इब्राहिम समझ चुका था कि उसका सबसे बड़ा हेडेक अरुण गवली है। गवली इंपल्सिव नहीं था। वह अकेला शेर बनने की कोशिश नहीं करता था। वह हमेशा किसी मजबूत दिमाग के साथ अलाइन होता था। शुरुआत में बाबू रेशम उसका गाइड था, फिर रामानायक, उसके बाद अशोक जोशी। एक एक कर उसके मेंटर गिरते गए, लेकिन गवली हर बार नया एंकर ढूंढ लेता था। जब जोशी भी खत्म हुआ तो वह फिर अकेला खड़ा था। तब उसने अपने बड़े भाई बाबा गवली की राह पकड़ ली। चेहरे बदलते रहे, पर एम्बिशन नहीं। गवली की असली ताकत उसका ट्रिगर नहीं, उसका माइंड था। वह सामने की चाल से ज्यादा अगली चाल सोचता था। जहां बाकी लोग गुस्से में गलती कर देते, वहां वह ठंडा रहता। कैलकुलेशन क्लियर, पेशेंस स्ट्रॉन्ग। सर्वाइवल के लिए कंट्रोल जरूरी है, यह उसे पता था। इसलिए वह ज्यादातर दगड़ी चाल के अंदर ही रहता। वही उसका फोर्ट्रेस था, वही उसकी दुनिया। वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। दुश्मन भी जानते थे कि अंदर घुसना मतलब सुसाइड मिशन, लेकिन हर कोई इतना डिसिप्लिन नहीं होता। उसके बड़े भाई, जिन्हें लोग पापा गवली कहते थे,
अक्सर बाहर निकल जाते, कभी आराम के लिए, कभी रूटीन के लिए, कभी सिर्फ हवा बदलने के लिए। शायद उन्हें लगता था कि कुछ नियम अभी भी बचे हैं। शायद उन्हें भरोसा था कि दाऊद अंडरवर्ल्ड की पुरानी लाइन पार नहीं करेगा। 20 जनवरी 1990, तारीख जिसने शहर की सांसें रोक दी। पापा गवली को भरोसा था कि दगड़ी चाल की दीवारें काफी हैं। यह उसूलों की नहीं, एग्जिस्टेंस की लड़ाई थी। और जब लड़ाई वजूद की हो तो रूल बुक सबसे पहले जलती है। मुंबई उस मोड़ पर खड़ी थी जहां डर, बदला और पावर एक साथ टकराने वाले थे। और जब अगला वार हुआ तो उसने सिर्फ एक आदमी को नहीं, पूरे बैलेंस को हिला दिया। 20 जनवरी 1990, उसी दिन दाऊद की टीम में एक नया शूटर शामिल हुआ था। पहला मिशन, पहला टारगेट। और टारगेट कोई आम आदमी नहीं, पापा गवली। कई दिनों तक उसकी मूवमेंट ट्रैक की गई। कौन सा रास्ता, कौन सा रूटीन, किस समय बाहर निकलते हैं, हर डिटेल क्वाइटली रिकॉर्ड की गई। यह अंडरवर्ल्ड का क्लासिक सेटअप था। पेशेंस, प्लानिंग और परफेक्ट टाइमिंग। महिम के शीतला देवी मंदिर के पास उस दिन भीड़ सामान्य थी। लोग अपने काम में लगे हुए थे। पापा गवली भीड़ के बीच बिल्कुल निश्चिंत चल रहे थे। शायद उन्हें यकीन था कि कुछ सीमाएं अभी भी बची हैं, कि परिवार पर वार नहीं होगा। लेकिन रियलिटी बदल चुकी थी। अचानक 3 गोलियों की आवाज ने माहौल फाड़ दिया। लोग चीखते हुए इधर उधर भागे। पापा गवली सड़क पर गिर चुके थे। सब कुछ सेकंडों में खत्म। यह अरुण गवली के लिए सिर्फ एक पर्सनल लॉस नहीं था, यह इमोशनल कोलैप्स था। उसे लगने लगा कि जो भी उसके करीब आता है वह मौत की कतार में खड़ा हो जाता है। भाई, साथी, सलाहकार, एक एक कर सब जा चुके थे। गैंग का मोरल टूटने लगा। और यही वह मोमेंट था जिसका इंतजार दुबई में बैठा दाऊद कर रहा था। इसके तुरंत बाद प्रेशर और बढ़ा। सुनील सावंत अपने लोगों के साथ कंजर गांव में घुसा। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। गवली के 6 आदमी वहीं ढेर कर दिए गए। अब यह सिर्फ टेरिटरी या कलेक्शन का मामला नहीं था, यह खुली बदले की जंग थी। माइंडसेट बदल चुका था। 26 जुलाई 1992, मुंबई फिर एक बड़े मोड़ पर थी। अरुण गवली अब उस आखिरी लाइन को पार करने जा रहा था जिसे वह खुद बरसों से मानता आया था। परिवार को नहीं छूना। लेकिन दाऊद ने उससे उसका अपना छीन लिया था। और अब गवली सीधे दिल पर वार करना चाहता था। नामों पर चर्चा हुई, कई टारगेट्स सामने आए। अंत में एक नाम पर कंसेंसस बना, इब्राहिम पार्कर। वह कोई बड़ा डॉन नहीं था, न किसी गैंग का मास्टरमाइंड। वह फिल्मों में छोटे रोल करने वाला जूनियर आर्टिस्ट था। नागपाड़ा की अरब गली में इस्माइल कादरी होटल के नाम से छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वह हसीना पार्कर का पति था। और हसीना दाऊद इब्राहिम की सबसे करीबी, सबसे प्यारी बहन। दाऊद ने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसके घर तक पहुंचने की हिम्मत करेगा। लेकिन अब अंडरवर्ल्ड में रूल बुक खत्म हो चुकी थी। सिर्फ एक प्रिंसिपल बचा था, जो पहले मारेगा वही बचेगा। 26 जुलाई 1992 की शाम, अरब गली की रौनक धीरे धीरे जम रही थी। चाय की खुशबू हवा में तैर रही थी। होटल के बाहर रोज की तरह भीड़। इब्राहिम पार्कर काउंटर पर बैठा दिन भर की कमाई गिन रहा था। चेहरा संतुष्ट। ग्राहकों के बीच हंसी मजाक चल रहा था। उसने मुस्कुराकर किसी से कहा, अरे भाई, चाय पी लो, सब ठीक हो जाएगा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी सामान्य वाक्य है। ड्राइवर सलीम अंदर आया। साहब, निकलना नहीं है, टाइम हो रहा है। इब्राहिम ने कैश बंद किया, चाबी जेब में रखी और बाहर की तरफ बढ़ा। सूरज ढल रहा था और उसी के साथ उसका भाग्य भी। गली के मोड़ पर 4 मोटरसाइकिलें आकर रुकी। चेहरों पर कपड़ा। बिना किसी चेतावनी के हथियार निकले। गोलियों की आवाज ने पूरा इलाका हिला दिया। इब्राहिम पार्कर के कदम डगमगाए। सीने में गोलियां उतरी। फुटपाथ पर खून बहने लगा। चीखें, भगदड़, और फिर हमलावर उतनी ही तेजी से गायब। लोगों ने संभालने की कोशिश की। ऑटो रोका गया, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही इब्राहिम ने दम तोड़ दिया। जब यह खबर हसीना पार्कर तक पहुंची, उसकी दुनिया बिखर गई। और दाऊद के लिए यह सिर्फ बहन का दुख नहीं था, यह उसकी इज्जत, उसका रुतबा, उसका कंट्रोल था। गवली ने सीधा वार किया था उसके दिल पर। यह सिर्फ गैंग राइवलरी नहीं रही थी, यह पर्सनल वॉर बन चुकी थी।
दाऊद ने छोटा शकील को बुलाया। सिर्फ एक लाइन, यह खत्म करो। और फिर जो हुआ वह मुंबई के इतिहास में दर्ज हो गया। जेजे अस्पताल शूट आउट। दिन दहाड़े सरकारी अस्पताल के अंदर गोलियां चली। डॉक्टर, नर्स, मरीज सब पैनिक में भागते दिखे। दीवारों पर खून के निशान थे। अस्पताल जो इलाज की जगह होता है वह वॉर जोन बन गया। यह सिर्फ बदला नहीं था, यह पब्लिक मैसेज था कि अब कोई जगह सेफ नहीं। मुंबई अब शहर नहीं, बैटलफील्ड बन चुकी थी। दाऊद इब्राहिम और अरुण गवली की जंग ने हर सीमा तोड़ दी थी। रिश्ते, नियम, डर सब पीछे छूट चुके थे। सिर्फ पावर और सर्वाइवल बचा था। आखिर इस लड़ाई में किसने क्या पाया? टेरिटरी, डर या सिर्फ और खून? सोचिए, जब सिस्टम खामोश हो जाए और बदला ही कानून बन जाए तो शहर की कीमत कौन चुकाता है? अगर आप ऐसी ही सच्ची और गहराई से रिसर्च की गई कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ क्राइम की नहीं बल्कि उस माइंडसेट की होती है जो शहरों का भविष्य बदल देती है।